बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कह रहे हैं कि ख़ुद को डेमोक्रेटिक पार्टी कहने वाले ख़ुद फ़ौज को कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दे, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अगर पुश्त पनाही ना हो तो हुकूमत रेत का ढेर है। सिचुएशन बड़ी अजीब सी चलती आ रही है। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि कन्विक्शन के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब की ज़मानत हो जाती है, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिनका ताल्लुक़ सिंध से है वो अभी तक जेल में हैं। बजट की बात हो रही है, अपोजिशन अपेरेंटली सारे कह रहे हैं कि जी हम बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन पीडीएम की कहानी पार्लियामेंट से बाहर तो हम सबके सामने ख़त्म होती नज़र आ रही है। सो क्या अब पार्लियामेंट के अंदर इस आइंदा हफ्ते में क्या होने जा रहा है? बजट, क्योंकि जो हुकूमती अरकान हैं, जो वज़रा हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर सेइंग कि जी हमारे पास नंबर गेम पूरी है, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, वफाक में भी हम अपना बजट पास कराएंगे, और पंजाब के अंदर भी दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम लोग बजट पास कराएंगे। जहांगीर खान तरीन ग्रुप की एंडोर्समेंट भी अपेरेंटली इन लोगों के पास है, और ये कह रहे हैं कि जी वो ग्रुप भी हमें देगा। अगर वो लोग अशाइयों के ऊपर जाते हैं तो ये एक उनकी ज़ाती चीज़ है, हमारे साथ जो उनकी कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ठीक है। फैटफ ने पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम किया है। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज लाहौर स्टूडियो में जो है वहीद आलम खान ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कराची से मेरे साथ हैं नवाबजादा तैमूर तालपुर, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुल्तान से मेरे साथ हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी, प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी, वहीद आलम खान साहब और नवाबजादा तैमूर तालपुर। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। गर्देज़ी साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करता हूँ। मुझे ज़रा बताइएगा क्यों खान साहब को ऐसा कहना पड़ा कि जो पीडीएम है वो फौज को कह रही है कि हुकूमत को घर भेज दे? कोई शवाहिद मिले, किसी ने बताया क्या हुआ? क्योंकि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि ऑपोजिशन फौज को कह रही है, और उन्होंने प्रैक्टिकली कहा कि जी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं ये लोग, अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहने वाले फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दो। जी गर्देज़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपको याद होगा कि ये तो पीडीएम के कायदीन की स्टेटमेंट्स आई थी कि फौज इनको हटा दे और इनको इस हुकूमत को चलता करे और नए इलेक्शन कराए। ये आपको याद नहीं है क्या उनकी स्टेटमेंट्स? उस वजह से खान साहब ने ये बयान दिया है कि उन्हीं की स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे, क्योंकि वो अब देखते हैं कि वो मुकाबला वैसे तो कर नहीं सकते, या वैसे हुकूमत को गिराने में उनको नाकामी हुई है, तो इसलिए वो अब इधर उधर ही देख रहे हैं। उनमें से जो उन्हें नजर आती है फोर्स, उसको कहते हैं कि जी इनको हटा के हमें ले आओ। ठीक है। सो ये इस बेस के ऊपर कहा है। मैं खान साहब, क्यों ऐसी कोई बात हुई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से? फौज को आप लोगों ने कहा है कि जी आप हुकूमत को गिरा दें, क्योंकि अगर जमहूरी लोग हैं आप लोग, फौज को आप क्यों कहेंगे कि हुकूमत को गिराएं? देखें, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। नहीं। अच्छा। ना तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ना किसी और की तरफ, बल्कि जो फजलुर रहमान की बात की जाती है उनका भी बयान आप गौर से पढ़ें। उन्होंने इस बात ये नहीं कहा कि फौज जो है इसको गिरा दे। असल में ना ये इमरान खान के अंदर का जो चोर है ना, ये वो बोल रहा है। वरना तो सबको पता है कि पीडीएम और इख्तलाफ की जमातें इंतशार का शिकार हैं, तो उन्हें इससे क्या ख़तरा हो सकता है? या और किसी ने कहा भी नहीं। और हम ऐसे लोग नहीं हैं कि अंपायर की उंगली का इंतज़ार करें। हम तो जमहूरी लोग हैं और समझते हैं कि जो आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है उसके मुताबिक ही जो भी तब्दीली होगी उसके मुताबिक होगी, उसी पर रहेंगे। कोई मारवा आइन हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान के अंदर का चोर है, क्योंकि वो बरसद इक़्तिदार आए अंपायर की उंगली के साथ। सारी दुनिया ने देखा कि अंपायर कंटेनर पर खड़े होकर उन्होंने बार बार
अंपायर की उंगली की बात की, और इसीलिए उनके अंदर का जो चोर है ये वो बोल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा तैमूर, मुझे ज़रा बताएं, बिलावल भुट्टारी कह रहे हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब का हो तो ज़मानत हो जाती है, सिंध से ताल्लुक़ हो तो ज़मानत नहीं होती, और उसके साथ साथ उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी कहा कि जी कन्विक्शन के बावजूद भी उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है। इससे क्या मतलब अखज़ करें हम लोग सारे कि किस किस्म की बात हो रही है? अपोजिशन को, नून को आप सुना रहे हैं, आप लोग हुकूमत को सुना रहे हैं, या रवैये की बात हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जो बात है जो एक टेक्स्ट में की जा रही है क्योंकि उन्होंने कोई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कहा है तो वो गलत है। उन्होंने बिल्कुल भी नवाज शरीफ साहब पे कोई ना टोक मारा है ना किया है। हम उस बयानिए का बात कर रहे हैं, उस बयानी की बात कर रहे हैं जो पीटीआई लेके चल रही है। हम उस बयानी की बात कर रहे हैं जो आपके सामने है। 22 महीने से खुर्शीद शाह साहब की बेल रद्द होती जा रही है। पीपल्स पार्टी के पे किस तरह की उससे ज्यादती हो रही है। आप देख रहे हैं पीटीआई के जितने वजीर मुलवस होते हैं करप्शन में, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, घूमते फिरते हैं। नैब उनको टच करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी का कोई फर्द है तो उनको पहले हिरासत में लेना है, फिर महीनों या सालों उनको रखना है, फिर उनके साथ ज्यादती करनी है, और फिर हमें ऑफर्स आती हैं कि जी आ जाओ पीटीआई ज्वाइन कर लें तो आपको हम सर्फ के साथ धो के और वाइट एंड वॉश कर देंगे। तो ये कोई तरीकेकार तो आपका गलत है ना। अब तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नैब किस किस्म की हरकतें कर रही है, नैब का मकसद क्या है। वंस इट्स बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द कोर्ट्स तो देन तो हमें कोई जवाब नहीं रहता है इसका रहने का। पर मैं समझता हूँ अब तो वैसे भी इनका टाइम पूरा हो गया है। ये डूबती हुई कश्ती नीचे जा रही है। जैसे कि आपने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना, वो कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यहाँ तो तिनके ही मेरे ख्याल से जो समझते हैं कि वो जिनकी मदद से पावर में आए थे उनकी तरह हम कोई ऐसा काम करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हम अवाम के ताकत पे आए हैं और अवाम की वोटों के साथ आए हैं और आते रहेंगे। और मेरे भाई ने भी गर्दी साहब ने बात की कि फ्यूचर जो है किस तरह का है, तो मैं बता दूं आपका फ्यूचर जो है वो आपके सामने आ चुका है। 13 बाय इलेक्शंस हुई हैं, 13 बाय इलेक्शंस, and the federal government staying in power has lost 12 out of the 13। ठीक, इससे ज्यादा हम आपको क्या इशारा दे, क्या बताए, आपको रिजेक्ट तो कर चुके हैं। ठीक हो गया। गुरदेज साहब जरा 2-3 चीज़ें, एक तो आप जवाब देना चाहें बिल्कुल दीजिएगा बाई इलेक्शंस के ऊपर के 13 में से 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है। दूसरा मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान ने इस चीज़ को दोबारा कहा है कि अगर पुश्त पनाही ना हो तो हुकूमत रेत का ढेर है। सो आज भी 3 साल गुजरने के बाद आप लोग जीडीपी के भी नंबर शो कर रहे हैं कि जी ग्रोथ आ रही है, चौथा साल शुरू है, परफॉर्मेंस ईयर इसको कहा जाता है सियासत के अंदर। सो इस पूरे पे अगर आप एनालिसिस करें तो कितना आप समझते हैं कि चीज़ें ठीक हैं या गलत है? जी पहली बात तो ये है कि ये रेत का ढेर कहने वाले अपना तो पूरा जोर आजमा चुके हैं और बल्कि इस जोर आजमाई में अपना शिराजा भी खार चुके हैं। तो इसमें अब तो वो इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमत को कोई हिला सके। ये अब दिल की तसल्ली के लिए कह रहे हैं कि रेत का ढेर है, या दिल की तसल्ली के लिए चाहे कुछ और भी कहते रहे, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है और हुकूमत परफॉर्म कर रही है। और हुकूमत ने अब आप देख रहे हैं कि इस साल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4% पे आ गई है और आपका करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में कई दहाइयों के बाद आया है और ये बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ साथ अब जो नया साल आ रहा है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी तेजी से बढ़ेगी। और आप स्टॉक मार्केट को अगर आप चेक करें तो वहाँ पे रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है जो आज तक इतना बिजनेस नहीं हुआ था। तो ये सारे जो मुस्बत इशारे हैं ये साबित कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो जिस दलदल में इस मुल्क को माजी की हुकूमत छोड़ के गई थी उस दलदल से निकाल के अब एक तरक्की की राह पे गामजन कर दिया है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसकी बेहतरी बहुत आएगी। और बाकी जो मेरे भाई ने कहा कि वो बाई इलेक्शन मोस्टली वो हुए हैं जहाँ पे हमारे कुछ मेंबरान्स
वफात पा गए थे। ठीक है। और ये एक साइकी है कि जो मेंबर कोई वफात पा जाता है तो उसके बाद उसके वारसान की तरफ एक सिम्पथी वोट होता है और उसका रिजल्ट है। बाकी इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, आप बड़े प्योर पुराने मुस्लिम लीगी हैं, मुझे ज़रा एक चीज़ समझाइएगा कि शहबाज शरीफ की तर्ज सियासत और मरीम नवाज़ की तर्ज सियासत पे आजकल बहुत डिबेट है, शुरू से ही चल रही थी। शहबाज शरीफ साहब मसाहलत चाहते हैं, कहते हैं चीज़ों को साथ चलना चाहिए, इदारों के साथ चलना चाहिए, जबकि मरीम नवाज़ की सियासत थोड़ी सी फ़र्क है, वो हेड्स ऑन लेती हैं चीज़ों को। पीडीएम के अंदर भी यही थोड़ी सिचुएशन है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं पीपल्स पार्टी हो, लेकिन मरीम नवाज शरीफ या शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो इतने विलिंग नहीं हैं उस इंसिडेंट के बाद, वो जो चार्जशीट दी गई थी। क्या कहेंगे सर इस पे? मैं ना थोड़ी सी बात, पहले मेरे भाई ने जो बात की कि मुल्क के जो इकनॉमिक्स के इशारे हैं वो मुस्बत जा रहे हैं। जी जी। मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बात की स्टॉक एक्सचेंज की कि जी वो ऊपर जा रहा है। देखें बात यह है, आप यहाँ तो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ हमने छोड़ा था उसे ऊपर ले जाएं, फिर हमें आप कहें कि आपके इशारे मुसीबत है। ठीक है। अभी हमने आपसे हिसाब लेना है इनसे कि ये इस तरह क्यों गिरा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बढ़ी है वो इसलिए नहीं बढ़ी कि इनकी कोई कारकर्दगी है, वो इसलिए बढ़ी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा रहा है। यानी कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब इस बात का अदा कर रहे हैं कि आए मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, इंतखाबी इस्लाहात पर बैठ जाएं, मिल बैठें, ताकि मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो तरक्की होगी। वो इसलिए वो बढ़ रही है। और इनका तो ये हाल है कि इन्होंने डिवैल्यू कर दिया रुपए को 40% और पूरे 1% सिर्फ एक्सपोर्ट भरी। आप जरा अंदाजा लगा ले कि कितना बड़ा मुल्क का नुकसान हुआ। 40% डिवैल्यू करने के बाद 1%, जरा अंदाजा कीजिए। अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूं कि जो बात आपने की है कि इनके जो बयानिया है कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ का और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का, देखिए मेरी बात सुने, बयानिया एक ही है। वो बयानिया है कि इस मुल्क में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए, किसी महकमे की दूसरे महकमे में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आप जितने मर्जी बयान उठाकर देख लें, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के, मियां शहबाज शरीफ के, मरीम नवाज साहिबा के, सब में जो भी बात कही जाती है उसका जो लुब्बे लबाब है वो यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, अपना अपना अंदाज होता है। कायदे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, अब शुरू से आपको पता है कि वो ऐसी मुफाहमत की बातें करते हैं कि जी मिलकर चला जाए, लेकिन बात जब मिलकर चलने की आएगी तो बात वही आती है कि इंस्टीट्यूशन मुदाखलत कर रहे हैं। अभी भी आपको लगता होगा? देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है ना, ये कल फजलुर रहमान साहब ने कल भी ये बात कही है। हाँ। कि इस तरह हो रहा है। तो बात वह है कि बयानिया तो एक है, कोई मुख्तलिफ बयानिया नहीं है। ना मियां नवाज शरीफ का, ना मियां शहबाज शरीफ का, ना मोहतरम मरीम नवाज साहिबा का, सबका बयानिया एक है। और ये किसी के खैमो गुमान में भी नहीं बात रहनी चाहिए। हम 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से सुन रहे हैं, जब भी कोई बुरा वक्त आया तो ये कहते हैं जी मीन नून में से शीन निकलेगी, नून में से फलां निकलेगा। ठीक, आज तक कुछ नहीं निकला। अच्छा, और अभी आइंदा भी कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा तैमूर, एक और चीज, पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, पीडीएम बनी, आपने मौलाना फजलुर रहमान को उसका सदर बनाया और उसके बाद एक चार्जशीट पेश की गई कि आप लोगों ने ऑन सेनेट इलेक्शंस एंड ऑल दैट। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एएनपी ने पीडीएम छोड़ दी। आज मौलाना साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रही है। ये इल्ज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, और इस वजह से सिचुएशन पीडीएम की या ऑपोजिशन की खराब हो रही है। क्या कहेंगे इस पे? मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना, उस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाना जो कि पीडीएम की बुनियाद थी, जिसने पीडीएम का आइडिया निकाला, जिसने पीडीएम बनाया, वो जमात जिसने कायल किया मरीम नवाज साहिबा को और अपना मौलाना साहब को कि इलेक्शंस कंटेस्ट करें, बाई इलेक्शंस लड़ें, सेनेट के इलेक्शन लड़ें। आपने देखा कितनी कामयाबी पीडीएम को हुई और कितना बैकफुट में हमने धक्का दिया पीटीआई की हुकूमत को। उनके अपने एमएनए से मजबूरन इमरान खान को एनआरओ लेना पड़ा और अपने एमएनएस को एनआरओ देना पड़ा, खसूसन वो जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिए थे। ठीक है। तो सिर्फ कि हम उनको काट रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है
कि जो पॉपुलैरिटी एक्सपेक्टेड थी पीपल्स पार्टी की उससे शायद ज़्यादा होगी जो मौलाना साहब ने ऐसे बात कही, पर इस बात का मुझे ना तो कोई मकसद नज़र आता है ना तो इसके पीछे कोई बेस मुझे नज़र आती है। ओके गर्देजी साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रही हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, मफाहमत होनी चाहिए, चीज़ों के ऊपर डायलॉग होना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम ये बात पहले भी करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी ऐसी कोई इनिशिएटिव अपोजिशन की तरफ से आता है तो सबसे पहली चीज़ ये आती है हुकूमत की तरफ से कि हम एनआरओ नहीं देंगे। सर, आपको लगता है कि एनआरओ को डिस्कस किए बगैर कोई ऐसी डिस्कशन हो सकती है इस्लाहात की, चाहे वो जुडिशल इस्लाहात हों, चाहे वो इलेक्शंस के रिलेटेड हों, कोई ऐसी इस्लाहात हो सकती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? जी, एनआरओ का वर्ड इस्तेमाल किए बगैर। देखिए, हमेशा से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऑफर दी है कि सिवाय एनआरओ के और जिस भी सब्जेक्ट पे बात करना चाहे अपोजिशन के साथ हम बैठ के बात करने को तैयार है। और आपको याद होगा स्पीकर साहब ने भी अपोजिशन को, तमाम जमातों को इनवाइट किया था डायलॉग के लिए और उस पे भी अपोजिशन की जमातों ने डायलॉग से इनकार किया था। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक तो कोई भी जमहूरी कुव्वत जो है या कोई आदमी जो अपने आप को जमहूरी कहता है वो डायलॉग से कभी भी इनकार नहीं कर सकता। ये हमारे नज़दीक अपोजिशन का गैर जमहूरी रवैया था जो उन्होंने डायलॉग से इनकार किया है। हमेशा डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरी जो कमजोरियां हैं जो उनको नज़रअंदाज कर दें। मैंने जो अगर कहीं पे करप्शन की है, कहीं पे कोई लूट खसूट की है तो उसको वो ना पूछा जाए और फिर मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो फिर मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि मुल्क की जो दौलत लूटी हुई है उस पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो ये तो इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी। गिरदेज साहब, आप एक से गिरदेज साहब सॉरी मैं आपकी बात काट गिरदेज साहब सॉरी आपकी बात ज़रा काट रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कहा है कि ऑपोजिशन ने तनकीद करनी थी, उनको पता था एनआरओ नहीं मिलेगा और ऐसा तासुर दिया गया कि एक बटन ऑन कर देंगे तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। सर, ये तासुर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, आपके वफाकी वुज़रा देते थे, हर जलसे में कहते थे कि जिस दिन हुकूमत आएगी तो अगले दिन नया पाकिस्तान बन जाएगा। जी देखिए, ये पॉलिटिकल जलसों में जो बातें होती है उनका वो तो एक अलग उनका एक टेम्पो होता है, अलग एक स्टाइल होता है, ठीक है। बाकी ये हर जी शऊर जानता है कि तब्दीली लाने के लिए कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कुछ लोगों की जो बिगड़ी हुई आदत है उनको ठीक करना पड़ेगा और फिर खास तौर पे इकोनॉमी का जो बुरा हाल था वो उसको संभालने के लिए एक वक्त चाहिए। और अल्लाह की मेहरबानी से इन 3 सालों में इकोनॉमी को अब ट्रैक पे डाल दिया गया है और इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है। ओके, ठीक हो गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ब्रेक से वापस आते हैं। तो ज़रा प्राइम मिनिस्टर बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी ये इलेक्शन, और उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार भी कर दिया है कि अब जो इलेक्शन आएंगे उसके अंदर हम ही जीतेंगे। सो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 का इलेक्शन दोबारा जीतने के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी खान साहब, मुझे बताएं 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ, अगर ये 2023 में भी हुआ जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि जी अगले 5 साल भी हमारे हैं, तो फिर मुस्लिम लीग का क्या होगा? सर देखें, बात यह है कि अगर वैसा ही हुआ जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि अब तो लड़ाई इसी बात की है ना कि वैसा नहीं होना चाहिए, आज़ादाना होने चाहिए। पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी महकमे का सवाए इलेक्शन कमीशन के अमल दाखिल नहीं होना चाहिए, फ़ौज के लोग नहीं होने चाहिए, फला। यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और सुपर बालादस्ती हो। और
कोई भी आइंदा इलेक्शन मेरे ख्याल में अपोजिशन नहीं मानेगी जब तक इस बात की गारंटी नहीं मिल जाएगी महकमों की तमाम की तरफ से कि वो आज़ादाना इलेक्शन होंगे। अगर यही इलेक्शन हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना, फिर तो आपकी जो मर्जी आप करते रहें, तो फिर लोगों को वोट देने का तो कोई फ़ायदा नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि लोगों को वोट को इज्जत दो, तो वोट का इज्जत मतलब जिसको वोट मिले उसी को पढ़ना चाहिए, उसी के उसमें से निकलना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सिस्टम बैठ जाए और उसके बाद ये हो जाए और वो जाए और 500 वोटों का फ़र्क हो तो आप उसकी काउंटिंग में ना कराएं। और ये सारी बातें ख़त्म होंगी तो अगले इलेक्शन में अपोजिशन जाएगी, वरना मैं दावे से आपको कह रहा हूँ अपोजिशन इलेक्शन में नहीं जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर अपोजिशन नहीं जीती, तैमूर आपकी तरफ आता हूं, अगर अपोजिशन, आप लोगों का स्टांस ये है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जीते और मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है और क्लेम यही है कि जी चीज़ें सब कुछ ठीक है, तो फिर आप लोग बाद में क्या कर लेंगे? मतलब अगर इलेक्शन ही आप लोग हार जाते हैं तो फिर इस निज़ाम की और ये सारी चीज़ों की बात जिस जमहूरियत की हम लोग करते हैं फिर उस पर क्या होगा? There is no chance, there is not even a 1% chance कि किसी भी सूबे में पीटीआई की हुकूमत फिर से आए। रही बात लाने वालों की, तो लाने वाले कबूल करते हैं कि उन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी ज्यादती की है और लाने वाले समझ चुके हैं कि वो एक करप्ट और नाअहल शख्स को लाए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनको फिर से 12 मिलेगा। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, जिसको अवाम चूज करे, जिसको अवाम लेके आए वही सामने आएगा। और मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर दूं, सिंध जो है पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी, बलूचिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी, आपका पंजाब जो है नून लीग स्वीप करेगी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वहां पर आपकी पीपल्स पार्टी होगी। और मैं तो देख रहा हूं कि जो अगले 2 खैबर पख्तूनख्वा आप लोगों ने इस्तीफा फिर दिया है पीटीआई को ही? हो सकता है अभी जो हालात केपी के वहां पर भी जो है मेरे ख्याल से लोग तो बहुत सख्त शदीद नाराज हैं। अच्छा, बट हो सकता है कि शायद सुबह मिल जाए, मुझे उम्मीद तो नहीं है, पर आई शुड नॉट से समथिंग, आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर। और जो मुझे जिन सूबों का मुझे पता है कंफर्म, जिनको मैं देखता हूं, जहां मैं जाता हूं, जहां मैं आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। okay. आपने देखा है जिनको लाए करप्शन खत्म करने के लिए वो 117 से एक जो 24% पर, लेकिन ने कहा था कभी एमनेस्टी नहीं लूंगा, उन्होंने अपनी बहना को अरबों रुपए की एमनेस्टी दे दी। और वजह भी ये बताई कि वो सबके कपड़ों से पैसे सीखे। तो ये सारी चीजें अवाम के सामने है, अवाम देख रही है, अवाम को रिलीफ चाहिए। आज ये बातें करते हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो इस तरह तो मैं और आप भी अरबपति हो सकते हैं। आपका अगर मूड हो मंसूर भाई इसी तरह अरबपति बनने का, तो मैं आपको 100 अरब का लोन ले देता हूं बैंक से, फिर उसके बाद जब वापसी का टाइम आएगा तब हालात पता नहीं कैसे होंगे, फिलहाल तो आप भी अरबपति हो जाएंगे। तो $33 बिलियन के लोन्स लेकर आप क्रेडिट हर मुल्क से भीख मांग कर समझते हैं कि आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है, तो आपने नहीं किया। ये लोन्स आपको वापस देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गिरदेज साहब, मुझे एक चीज समझाइएगा, आपने वहीद आलम खान साहब की बात सुनी, आपने तैमूर तालपुर की भी बात सुनी, आप लोग किस तरह इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, प्राइम मिनिस्टर किस तरह इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी अगले 5 साल, या ये वो सियासी बातें हैं और ग्राउंड रियलिटी थोड़ी फर्क है? क्यों आप लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी जो इस वक्त की सिचुएशन है उसको देखने के बावजूद कि जी अगले 5 साल हमारे ही होंगे? गुजारिश ये है कि अभी एनालिसिस जो फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, जिंदगी में कभी पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान नहीं जीती। तो ये इस दफा कौन सा जादू हो जाएगा जिससे बलूचिस्तान में जीत जाएगी? दूसरी बात ये है कि ये तो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, इन जमातों ने तो अपने आप को खुद श्रिंक करके सूबाई जमातें बना दिया है। और ये कैसे नेशनल जमात का एक मुकाबला करेंगी? एक ऐसी जमात जो चारों सूबों में पॉपुलर है, जिसकी चारों सूबों में नुमाइंदगी है, उस जमात का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये अब बुखलाहट इसलिए भी ज्यादा है कि अब देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है इसके कदर इम्प्रूव कर रहे हैं, इस कदर ज़्यादा बेहतरी आई है। इस तरह टेक्सटाइल सेक्टर में इस कदर बूम आया है। हाँ। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है। ये फैक्टर्स जो है ये ऐसे नहीं हो गए, ये 3 साल की मेहनत है जिसकी वजह से हुए हैं। और ये जब कह रहे थे कि भीख मांग रहे, मुल्क की खातिर भी इमरान खान ने भीख मांगी है। इमरान खान ने अपनी
तिजोरियां नहीं भरी जैसे माजी के हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियां भरते रहे ठीक है, अपनी मिलें बढ़ाते रहे। ये एक ऑनेस्ट हुकूमत अल्लाह की तरफ से मुल्क को मिली है और ये ऑनेस्ट लीडरशिप ही आइंदा भी अवाम की पसंदीदाई हासिल करेगी। ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, अली ज़फ़र साहब की इंक्वायरी अपेरेंटली अभी उन्होंने पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि जी वो खान साहब के हक़ में आ गई है। जो पार्लियामेंटेरियंस मिले थे, MPAs, उन्होंने वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, एक पलंदा था वो उस्मान बुज़दार साहब ने वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी कर दी। सो अपेरेंटली हुकूमत को कोई अब जहांगीर खान तरीन ग्रुप का वफाक में या सूबाई लेवल के ऊपर कोई इशू नहीं है। सो बजट के अंदर तो इट्स ऑल गुड टू गो। एक यही थोड़ा सा एलिमेंट था जो ट्रिगरिंग था। तो अब आप लोग किस तरह समझते हैं कि जी बजट पास नहीं होगा? हुकूमत के पास तो नंबर भी पूरे ठीक हो गए। देखिए, बात यह है कि बजट तो बहरहाल पास होना है। ये तो एक सियासी नारा कह लें या कोई ऐसी बात होती है। जो हकीकत है वो ये है कि एक ऐसी अहम ये है इवेंट होता है जो मुमकिन नहीं है कि उसको ऐसा वो रद्द कर दिया जाए। लेकिन बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब और जफर अली की रिपोर्ट, आपने उसका जिक्र किया, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा ये काम नहीं है। ये PTI का अपना काम है कि उनके ग्रुप के लोग उनके साथ हैं या नहीं है या नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग ये कह रहे हैं कि जफर अली की रिपोर्ट जो है वो शाया की जाए, वो हमारे हक में है। अली जफर इसलिए कि जफर अली साहब ने उनके वकालों को बुलाकर कहा कि बताएं यार आप क्या चाहते हैं, क्या होना है। कभी जिंदगी में ऐसा भी हुआ है कि कोई इंक्वायरी चल रही हो और जिसके खिलाफ चल रही हो उन्हीं को वकाला को बुलाकर आप ये कहें बताएं यार क्या करना है, क्या नहीं, अंदाजा कर बड़ी बात कर रहे हैं आप। मतलब बिल्कुल, मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ कि अली जफर ने जहांगीर खान तरीन के वकला को बुलाया और पूछा है कि क्या लिखा, क्या करना है, वो कर देते, वही कर दिया ना। इसलिए वो इतने श्योर है कि ये रिपोर्ट जो हमारे हक में, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। और ये बात हुई है, ये आप कहते हैं। और ये मैं बात करता हूँ कि ये मिली भगत है। हाँ। इमरान खान साहब भी इसमें शामिल हैं। जितने डाकू थे, वो कयानी साहब थे जो जिन्होंने दवाइयाँ बनाई। तो फिर पब्लिक क्यों नहीं हो रही? पब्लिक क्यों नहीं हो रही? अब ये देखे ना, ये इनका काम है ना, ये पब्लिक करना। पब्लिक करें, अगर वो कह रहे हैं तो कर दें, दूसरी है तो वो कर दें। करते क्यों नहीं कर रहे? ये भी खेल रहे हैं सिर्फ लोगों के साथ, अपनी तवज्जो लोगों की हटाने के लिए, जो कि इनकी नाहली की वजह से हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त बड़ी अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला है। कहा तो ये जा रहा है कि जी बजट के बाद वो उनकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाएगी। चलें, वो इसलिए शायद कि वो ये समझ रहे होंगे कि ये बजट में हमारे खिलाफ वोट ना दे दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। वो भी इन्हीं को वोट देंगे, ऐसा मसला नहीं, ये भी सेटल्ड है। ऐसा मसला नहीं बनेगा। देखिए, सब कुछ ही सेटल हुआ हुआ है। अच्छा, आप देख रहे ना जी, मैं तो ये खेल रहे हैं, मिलकर खेल रहे हैं। अच्छा, चले खेल की बात की है। तैमूर तालपुर, मुझे एक चीज बताएं, ये एक आप लोगों के ऊपर एलिगेशन, एक और एलिगेशन ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विकेट की दोनों तरफ खेल रही है। आप लोग पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए बहुत एक्टिव हैं और कहते हैं जी इनको हटाया जाए और हम लोग हर सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन वफाक के अंदर आप लोगों का ये दावा नहीं है। वहां पर आप खान साहब को कह रहे हैं कि नहीं आप कंटिन्यू भी करें। और मुझे ये भी बताइएगा कि क्यों तमाम ये जो चेयरमैनशिप थी सेनेट की, ये आप लोगों ने हुकूमत को दे दी, ये क्या हुआ आज? इल्जामात दर इल्जामात। मैं समझता हूँ जो नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को दिया है और देती रहेगी वो मिसाली है। आपने देखा है कि इनके 2 MPAs जो उनके सीट PTI के टिकट पर जीत कर आए थे, उन्होंने छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अनाउंस कर दिया है। इनके जितने लोग हमारे साथ राब्ते में हैं वो हमें पता है। सिर्फ और सिर्फ से कमिटमेंट चाहिए कि हम उनको टिकट देंगे कमिंग इलेक्शन में, और आप देखिए कि क्या मजा हो जाता है। हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब हमें नोट दे दें। कुछ लोगों पर तो आपको ऐसे ऐसे नाम बताएंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये गंगा किस तरफ बह रही है। जहाँ तक बात है सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। हमने कहाँ कहाँ पर इनको नुकसान दिया है। इनके सेनेट के जो मेंबर्स थे वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट में अपोजिशन में बैठे हैं। जिन पर बाप पार्टी का इल्जाम था, जिन पे आज़ाद लोग जो आए हुए थे, वो सब हमारे साथ है। तो आज सबसे ज़्यादा खौफ और डर इमरान खान को है, क्योंकि वो पता है
कि आसिफ जरदारी साहब बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। अच्छा, उनको पता है। तैमूर, मुझे एक चीज बताएं, मैं आपने खुद बात की है, मैं इसलिए उसको लेकर चल रहा हूं जरा। सेनेट के अंदर इस वक्त ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर अरकान ज्यादा हैं, सेनेटर्स ज्यादा हैं, और हुकूमती जो सेनेटर्स हैं वो कम हैं, तो आप लोग चेयरमैन सेनेट क्यों नहीं बनते? मतलब फिर क्या इसमें क्या साइंस है कि हम लोग ऑपोजिशन में बैठेंगे? वहां पर तो नंबर गेम भी आपके पास ज्यादा आ गई है। हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। एक डेडलॉक आ गया था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से, उसमें हम थोड़ा परेशान हो गए हैं। उसका हम इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक ब्राइट फ्यूचर है, एक बेहतर मुस्बत पॉलिसी है शहबाज शरीफ साहब की, और हमें उन पे एक ट्रस्ट लेवल भी है। मेरे ख्याल से अनकरीब आप देखेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इस सेनेट का फिर से मुकाबला करेगी, और इन नाअहलों को हटाकर, अब ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आए या नून लीग का आए, बट दे विल हैव अ जॉइंट कैंडिडेट वेरी सून। दिस इज ऑन आवर। ठीक हो गया। सॉरी, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, मुझे एकदम वो याद आया, हमने वो फैटफ के ऊपर बात नहीं की। गर्देजी साहब, पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं फैटफ को लेकर वो एक्सेप्ट हुए हैं और बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। सर, इक़दामात को एंडोर्स भी किया है फैटफ ने, क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? ये मौजूदा गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो माजी की हुकूमतें थी और जिनको को कहा जाता था कि डू मोर, और जब यहाँ पे माजी में दहशतगर्दी थी और हालात खराब थे, उनको आके मौजूदा हुकूमत ने इस कदर संभाला है, इसके और कुछ रिफॉर्म्स ऐसे किए जिसकी वजह से अब FATF का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, और उस कॉन्फिडेंस के ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान इंशाल्लाह वाइट लिस्ट में होगा। और फिर इसके साथ साथ सिर्फ वाइट लिस्ट पे नहीं आएगा, बल्कि उसी के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट होगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन कैपिटल है उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। अच्छा गर्देजी साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा, उन्होंने एक तो फैटफ के ऊपर बात की, अलॉन्ग विद इट उन्होंने कहा बहुत कुछ सियासतदान ऐसे थे जो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में ना जाए, इसके ऊपर एम्फेसिस था उनका। ये किसके तरफ उनका इशारा था? मैंने कहा ये भी पूछ लूं, आपके तो वैसे भी पड़ोसी हैं, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, आपको ज़्यादा पता होगा। इस बारे में मेरी उनके साथ तो कोई ऐसी डिस्कशन या बात नहीं हुई कि मैं उनका आइडिया किस तरफ था, लेकिन ये वाज़ेह एक बात नज़र आती है कि चूँकि ये मौजूदा हुकूमत एक एफर्ट कर रही थी, और उस एफर्ट के नतीजे में पाकिस्तान को एक फ़ायदा पहुंचना चाह रहा था। ठीक है, अपोजिशन की जमातें ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान के क्रेडिट, इस तरह ना करें कि आप ये इल्ज़ाम लगाएं कि अपोजिशन की जमातें नहीं चाहती, ये बिल्कुल गलत बात होगी आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सैयद हुसैन झानिया गर्देजी, बहुत शुक्रिया जी। वहीद आलम खान साहब, नवाब ज़ाबिर, तैमूर तालपुर, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।